देखिए, फर्स्ट लॉ पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कैन ऑल्सो से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मास क्या है? जो अमाउंट ऑफ मैटर होगा वही तो मास है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इतना ही कहता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कैन ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू, इतना बोल दो, या इतना बोल दो, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, इतना सा बोलना था। मॉडर्न एरा में इस लॉ को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कहा गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कहा गया है। मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, बट टोटल सम, इनका जो सम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये पढ़ा था। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल लॉ है, कांस्टेंट। ये कहता है कि अगर आप कोई प्योर केमिकल कंपाउंड कहीं से भी लाओगे, सिर्फ इतना सा लॉ है, प्योर केमिकल कंपाउंड आप कहीं से भी लाओगे, कहीं से भी लाओगे, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। सिर्फ इतना सा लॉ है, कुछ नहीं। आपको इतना ध्यान रखना है कि प्योर केमिकल कंपाउंड्स में हमेशा अब ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ वाटर का फॉर्मूला ये है, कहीं और वाटर का फॉर्मूला ये है, दूसरा है, ऐसा नहीं होगा। या फिर ऐसा नहीं होगा कि रिवर के वाटर का फॉर्मूला कुछ और है, लेक के वाटर का फॉर्मूला कुछ और है, रेन वाटर का कुछ फॉर्मूला और है, डिस्टिल वाटर का फॉर्मूला कुछ और है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर वो वाटर है तो फिर यही होगा H2O, ठीक है। तो इस लॉ को हम शुरू से लिख रहे हैं, ठीक है ना। सेकेंड लॉ है हमारा, और इसको आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कह सकते हो। लॉ ऑफ, यहाँ आ जाओ तुम्हें वहाँ से ही दिखेगा। यहाँ इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, या तो आप बोल सकते हैं डेफिनेट, या आप बोल सकते हैं कांस्टेंट, प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, रेशियो बोल सकते हैं, कंपोजिशन बोल सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट, प्रोपोर्शन, रेशियो, कंपोजिशन, इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, इस लॉ को दिया किसने था? गिवन बाय प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था, गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्रीस्टले नहीं, सिर्फ जोसेफ प्रीस्टले नहीं, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट, गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, ये था इस लॉ के। साइंटिस्ट थोड़ा याद किया करो, उससे अच्छा रहता है। पता है क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आएगा तो स्टेटमेंट नहीं पूछा जाता है, उसमें साइंटिस्ट पूछे जाते हैं, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें पूछ लेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय विच साइंटिस्ट। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए कि ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, यही याद हो जाएगा। जब हम बोलेंगे स्टेटमेंट तो आप कोई भी एक फॉर्मूला अपने दिमाग में देखिएगा। वाटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम समान रूप से इसका फॉर्मूला बड़ी आसानी से जानते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, या प्योर केमिकल कंपाउंड, आप वही बात है, आप केमिकल कंपाउंड नहीं लिखना तो केमिकल फॉर्मूला लिख दो, केमिकल मॉलिक्यूल लिख दो, केमिकल सब्सटेंस लिख दो, केमिकल मैटर लिख दो, वो एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिर्फ वही हम बता रहे हैं कि बड़े से छोटे में, छोटे से बड़े फॉर्म को हम बोल देते हैं। अ प्योर केमिकल कंपाउंड obtain from any sources, obtain from any sources। हमने कहा ये वाटर है, आप इसको कहीं से भी लेके आइए। अब प्योर केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज, ये तो हो गई इसको कहीं से लाने की। इट कैन प्रिपेयर ऑल्सो, ये फॉर्म भी किया जा सकता है बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्शन ऐसे नहीं होती, यहाँ कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है, पैलेडियम कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो हाँ, हाफ H2 नहीं, सॉरी जी, ये रिएक्शन हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। आप प्योर केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज और प्रिपेयर और फॉर्म्ड बाय किसी भी मेथड से, बाय एनी मेथड्स, किसी भी मेथड से बनाएं आप वाटर को
कहीं से भी प्राप्त करें, लेक से, रिवर से, पॉन्ड से, वेल से, रेन वाटर, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, चाहे कहीं से भी इसको प्राप्त करें या किसी भी मेथड से इसको बनाए। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज और प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, फाउंड बाय एनी मेथड, इट ऑलवेज, ये हमेशा रहेगा इसमें, इट ऑलवेज कंटेन लिख लें, कंसिस्ट लिख लें, जो आपको बेटर लगे। इट ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट्स, इट ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट्स, किसमें? इन द फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मास, इन द फिक्स्ड proportion, ratio, composition, fixed ratio of their mass, their mass। अब देखिए समझने की कोशिश करें हम, H2O को आप कहीं से भी लेके आएंगे, मास का रेशियो क्या आने वाला है इसका 2:16, हाइड्रोजन का 1 का 1 तो 2 का 2, ऑक्सीजन का 1 का 16 एक ही है तो 216, फर्दर सॉल्व कर देंगे तो 1:8, इससे सिंपल रेशियो तो जा नहीं सकता, तो रेशियो को जितना सिंपल ले जा सको उतना ले जाया करो। तो अब बेस्ट डेफिनेशन याद हो गई, आप इसको बोलो, इसके बारे में हमें बोल रहे हैं, एक कहीं से भी प्राप्त हो, कैसे भी बनाया जाए, इसमें बिल्कुल यही एलिमेंट होंगे जिनका मास कैसा होगा फिक्स, बस इसको बोलो आप, बस इसी को इंग्लिश में बोल देना है। अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्सेज और फॉर्म्ड बाय एनी मैटर कंटेन सेम एलिमेंट्स इन द फिक्स रेशियो ऑफ देयर मास, ऐसे आप इससे इसको याद कर सकते हो, है ना। अब इसी का एग्जाम्पल हम समझाते हैं, पहले हम वाटर का एग्जाम्पल समझा देते हैं, फिर इसको किसी और का, ये कौन है, अच्छा लेट आए हैं, लेट हो गए कैसे, आ जाओ, है ना, रात को तैयार हो जाया करो, सबकी सुबह जल्दी कोचिंग आनी पड़ती है ना, बैठो चलो। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, है ना, ए है हमारा वाटर, ठीक है, हालांकि आपका छूटा कुछ नहीं क्योंकि पिछला पढ़ा रहे थे अभी हम, ए है वाटर हमारा, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ से आ सकता है, रेन से भी आ सकता है ना, रेन वाटर हो सकता है। अब रेन से बरसा तो रिवर भर गई, पॉन्ड भर गए आपके, तालाब, कुएं भर गए, वेल हो गया, सागर महासागर, रिवर का पानी गया तो बरसात से ही बढ़ता है, दूसरा रिवर का पानी सागर में तो जाता है, तो सी भर गए, ओसीन्स भर गए, दुनिया भर के चीज़ें भर गई। और एक केमिकल रिएक्शन से भी बन सकता था ना, H2 प्लस हाफ O2 और ये बन गया आपका H2O, है ना, एक कैटालिस्ट याद रख सको तो अच्छा। ये बच्चे ने कहा सर इसको ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे लिख दे, हाँ कैसे भी लिख सकते हो, H2, तो अब तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी करें, जैसे हमने लिखा H2 प्लस हाफ O2 H2O, ठीक है, तो ठीक है, एक बार ना मास्क लगा देना, ठीक है, H2 प्लस हाफ O2 H2O। अब इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, देखो रिएक्शन क्या बन जाएगी, 2H2, 2 से 2 कैंसिल, O2 और ये क्या हो जाएगा 2H2, रिएक्शन साइलेंस, जितने से करना चाहो उतने से। तो अब अगर हम इस वाटर को कहीं से भी प्राप्त करें, इसके मास का रेशियो देख लें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 मास नंबर 16, तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो इसका मास कितना आया 2, ऑक्सीजन क्योंकि एक का एक तो 2 का 2, ऑक्सीजन का एक का कितना 16, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:8 का आ जाएगा या 2:16 का आ जाएगा। तो बस ये लो क्लियर है, लास्ट यहीं तक किया था हमने, है ना। तो अब इसके आगे हम फर्दर चलते हैं, इसी के एग्जाम्पल में चलते हैं और इसकी लिमिटेशंस में भी चलते हैं, ठीक है। चलिए कर देना रफ, कर दे रफ, चलिए ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं, इसको लेते हैं हम CO2 को लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब ये CO2 कैसे आ सकती है, किसी भी कार्बन के कंपाउंड्स को कंबस्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगी आपकी
CO2 ऐसे भी बन सकती है CO2। दूसरा, किसी भी कार्बोनेट को, ये है इसका हम नाम लिख देते हैं, ये है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन। अच्छा चलो हम तीनों फॉर्मूले लिख देते हैं यहाँ पर। ये है चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, या कोई मार्बल का फॉर्मूला पूछ ले संगमरमर का, तो मार्बल का भी यही फॉर्मूला होता है। कोई चौक का फॉर्मूला पूछ ले तो चौक का फॉर्मूला भी नहीं होता है। ये होता है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। ये होता है वो चूना जो आप घर लाते हो, जिसको वाटर में डिजॉल्व करके वाइट वॉशिंग करते हो, है ना। ये है आपका चूना, क्विक लाइम बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम, चूना। और ये है चूने का पानी जिससे आप पुताई करते हो, ऐसे ऐसे धोते हो ना, इसमें जब वाटर मिला दोगे तो यही बन जाता है। इसको बोल सकते हो आप स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, या यही होता है फॉर्मूला लाइम वाटर का, चूने का पानी। लिख लो ये फॉर्मूले, काम के हैं, नोट कर लिया करो साइड में कॉपी के ऊपर कहीं लिख लो। कोई कभी चूने का फॉर्मूला, चूने के पत्थर का फॉर्मूला पूछ ले तो ये लाइमस्टोन, कोई चूने का पूछ ले तो ये है क्विक लाइम बोलते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, या फिर वाटर, चूने का पानी, यही होता है ना। ठीक है, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, लाइम वाटर, है ना। जैसे हिंदी लिखनी हो तो हिंदी लिख लो, चूने का पत्थर, संगमरमर, चौक, बस आपको बनना चाहिए क्विक लाइम, बिना बुझा चूना, या सिंपली चूना कह सकते हो इसको आप, क्विक लाइम, बिना बुझा चूना या चूना होता है। ये है बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, या इसको चूने का पानी का भी फॉर्मूला यही होता है, लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर होता है। ठीक है, तो आप लाइमस्टोन को, चूने के पत्थर को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, यहाँ पर अराउंड 1100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन हमें टेम्परेचर की अभी कोई नहीं, अभी तो हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ से CO2 गैस निकलेगी, है ना। गैस है तो रिलीज होती है, तो इसको जैसे कोई चीज़ रिलीज हो रही गैस, तो ये वाला एरो लगाते हैं। और कोई बॉटम में जाके कलेक्ट हो रहा है तो प्रेसिपिटेट के लिए डाउनवर्ड एरो लगाते हैं आपके। तो देखिए जैसे हीट करोगे यहाँ से CO2 गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज हुई, और जैसे CO2 गैस निकली यहाँ से एक ऑक्सीजन इससे आके लिंक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CO। दूसरा तरीका ये है, और भी तरीके हैं, जैसे आप नेचुरल गैस, ध्यान रख लीजिए, आपसे कोई पूछे कभी भी, ये तो पहले नाम तो इसका केमिकल नेम लिख दे, मीथेन। अब आपसे कोई पूछ ले नेचुरल गैस का फॉर्मूला यही है, ध्यान रखिएगा, इसे नेचुरल गैस का फॉर्मूला ये ध्यान रखिएगा। कोई पूछ ले आपसे बायोगैस का फॉर्मूला यही है। कोई पूछ ले आपसे मार्स गैस का फॉर्मूला यही है। मार्स मतलब मार्सी एरिया, जो दलदली एरिया से सबसे ज़्यादा निकलती है वो कहलाती है मार्स गैस, ये है मीथेन। और ये हाइड्रोकार्बन है, और जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होते हैं, आग पकड़ लेते हैं। इट इज मीथेन, ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस, यही कहलाती है। नेचुरल गैस में 99% के आसपास मीथेन ही होती है, इसलिए नेचुरल गैस का यही फॉर्मूला। तो अब इसको आप जलाओगे, कंबस्ट करोगे, और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसको जलाएंगे, हम बैलेंसी करके चल रहे हैं सीधे, अभी बैलेंसी की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा आपका CO2 + 2H2O, ठीक है, बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, कार्बन कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन शायद हमने, हाँ सही है, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब देखो आप लोग देखिए, इस है तो CO2, लेकिन इसके सोर्सेज डिफरेंट केमिकल रिएक्शन है। कार्बन ऑक्सीजन, डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कंबस्टन ऑफ मीथेन। लेकिन इन तीनों को जब हमने इनकी रिएक्शन देखी तो रिएक्शन तो अलग अलग है,
लेकिन जो हमें इसमें या तो मेन प्रोडक्ट के रूप में या बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 मिला, अगर वो CO2 ही है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड ही होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहाँ CO2 जो है उसका फॉर्मूला अलग, कहीं दूसरे एरिया में CO2 का फॉर्मूला अलग, ये नहीं होगा। प्योर केमिकल कंपाउंड्स में हमेशा फिक्स रेशियो आएगा उसके एलिमेंट्स का, और हमने कहा एलिमेंट्स का रेशियो फिक्स हो गया तो मास का रेशियो भी क्या हो जाएगा, फिक्स ही हो जाएगा ना। तो देखिए इसको हम अगर लिख लें तो आपको याद होना चाहिए, कार्बन का 6, 12, ऑक्सीजन का 8, 16 मास होते हैं। जितने याद हो सके, वैसे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे क्योंकि इतने बार आएंगे, फिर भी कोशिश किया करो। तो 6, 12 है, एक ही है तो 12, एक का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा 32। अगर देखें हम तो कितने से आपका जा रहा है 4 3 जा 12 और आपका 4 8 जा 32, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा आपका 3:8 का रेशियो आ जाएगा। नोट कर लीजिए फास्ट, नोट कर लीजिए। ठीक है, आप 2 रिएक्शन भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में, जरूरी नहीं कि एक बहुत सारे लिखो। या आप इतना भी लिख सकते हो कि CO2 ऑब्टेन बाय डिफरेंट केमिकल रिएक्शन बट इट ऑलवेज कंटेन कार्बन और ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 12:32 और सिंपल रेशियो 3:8। ये आपको 1 नंबर कभी ना कभी दिलाएगा ही दिलाएगा। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कभी ना कभी इससे 1 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बहुत पूछा जाता है। अच्छा, अब इस लॉ की लिमिटेशंस क्या होंगी? अब आप लोग के माइंड में आएगा सर क्या लिमिटेशंस हो सकती है, ये CO2 है, हाँ क्यों 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, ठीक, इससे सिंपल रेशियो तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। 40 कोई बात नहीं, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। चलिए अब लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। सर अब क्या होगी इसकी लिमिटेशंस, आप बताओ कि CO2 यहाँ पर है तो कहीं दूसरी जगह CO2 दूसरी हो जाएगी क्या? इस लॉ की भी लिमिटेशंस हो सकती हैं क्या? ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे यहाँ वाटर H2 है तो कहीं और जहाँ वाटर है वहाँ H2O2 है या H2O3 है? ऐसा नहीं होगा। अब एक केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हम बता दें जितनी इसकी थ्योरी नहीं उतने तो एक्सेप्शन है इसमें, हर जगह एक्सेप्शंस आते हैं और एक्सेप्शन से ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आपके लोकल्स एग्जाम में थ्योरी वगैरह से भी आ सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम थ्योरी को कभी नहीं पकड़ता। वो जानता है कि थ्योरी सबने रट रखी है परीक्षा से पहले, वो पूछता है या तो एक्सेप्शन से पूछेगा या कोई ऐसा वहाँ पर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा उससे पूछेगा। अब आपको देखिए एक्सेप्शन कैसे आएंगे इसमें, एक्सेप्शन लिमिटेशंस कैसे आएंगी, ठीक है। देखिए इसमें पहले नंबर तो हम आपको एक छोटा सा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं रहे, अभी हम बाद में बताएंगे, सिर्फ छोटा सा आपको लिखवा रहे हैं एक चीज़, ध्यान रखिएगा। एक तो पता होना चाहिए आपको अभी आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखिए क्या होता है ना, एक ही एलिमेंट डिफरेंट मास के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसके हम आइसोटोप। आइसोटोप 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3। एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता किसी एलिमेंट का, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है, 98% कौन सा है आपका, हाइड्रोजन 1 लेकिन इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि ये भी हाइड्रोजन। तो पहले नंबर आइसोटोप्स क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। आइसोटोप्स वो होते हैं कोई भी एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम ही होंगे अगर सेम एलिमेंट के हैं।
लेकिन मास नंबर क्या होते हैं उनके, डिफरेंट होते हैं, ये होते हैं आइसोटोप्स। तो पहला नंबर तो आपको एक थोड़ी छोटी सी चीज़ नोट करके लिखो, ये पता होनी चाहिए, ये होते हैं आपके आइसोटोप्स। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ये हैं। इसको तो हाइड्रोजन ही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोटियम। हाइड्रोजन का ही दूसरा नाम होता है प्रोटियम, इट इज हाइड्रोजन ऑल्सो कॉल्ड प्रोटियम। इसको ड्यूटेरियम भी बोलते हैं, इसका सिंबल डी भी होता है, और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। अभी आगे पढ़ाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करो डिटेल से। तो इसको टी से भी शुरू करते हैं। और यह प्रोटियम, प्रोटियम एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए अब एक्सेप्शन कैसे आएगा, हम बताते हैं आपको एक्सेप्शन कैसे आएगा, ठीक है। आइसोटोप तो ख़त्म ही हो गया, अगर आपको इतना याद है। इसके अलावा कोई चीज़ होती नहीं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप्स, खत्म। बाकी डिटेल से तो पढ़ाएंगे ही हम आपको। तो पहला एक्सेप्शन लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द लॉ इज, लिखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, द लॉ इज नॉट वैलिड in case of isotopic compounds, isotopic compounds, the law is not valid in case of isotopic compounds। अच्छा, अब आप लोग एक सुनिए, हैवी हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन का तो पता है 1, हैवी हाइड्रोजन का फॉर्मूला पता? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हैवी हाइड्रोजन? उसी का नाम होता है ड्यूटेरियम। तो ये है ना जॉन 1 2, ये है। तो अब क्वेश्चन आएगा, सर इससे ज़्यादा हैवी तो ये है, इसका मास नंबर क्या है 3 है, तो इसको क्यों हैवी हाइड्रोजन नहीं बोलते? ये भैया ना के बराबर एग्जिस्ट करता है, मतलब ये है ही नहीं, बहुत कम 0.000 करके, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में क्या चर्चा करें। तो हैवी हाइड्रोजन कौन होता है? ड्यूटेरियम, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कौन होता है? ये सब लिखवा देंगे आगे, अभी सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें आप। ऐसी कोई चीज़ बीच में आती तो बता दें। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन होता है ट्रिटियम, ये होता है आपका रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए वाटर इस वाले से बना, प्रोटियम से, तो फॉर्मूला क्या होगा? H2O, ठीक है ना। मान लीजिए वाटर इस वाले से बना तो अब हम जिससे थोड़ा देखने में डिफरेंट लगे, हाइड्रोजन ही है लेकिन नाम ड्यूटेरियम रख दिया, ठीक है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से बना तो ऐसे, या फिर हम आपकी सुविधा के लिए लिख देते हैं D2O। अब एक चीज़ याद कर लीजिए, हैवी वाटर किसे कहते हैं? कोई हैवी वाटर का फॉर्मूला पूछ ले तो लास्ट ईयर 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होता है उसमें कूलेंट की तरह यूज किया जाता है हैवी वाटर का, और ग्रेफाइट की रॉड का भी यूज किया जाता है। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला पूछ ले तो D2O, क्योंकि ये किससे मिलके बना है? हैवी हाइड्रोजन से मिलके बना। हैवी हाइड्रोजन का फॉर्मूला ड्यूटेरियम। याद, छोटी छोटी बातें हैं, लिखवा देंगे, लेकिन क्लास में कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक भी याद होती है। तो हैवी वाटर का फॉर्म, वाटर का तो पता है ना सबको, है ना, H2O, ठीक है, हैवी वाटर का D2O, ठीक है। और अब हम लिखते हैं थर्ड नंबर, फिर से H2O लिख रहे हैं हम, लेकिन इस बार ये वाटर किससे बना है आपके? इससे, T2O से। तो अब अगर हम चेक कर लें, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। पहले इस वाले को चेक कर रहे हैं हम, ये कौन है आपका? हाइड्रोजन वाला। तो यहाँ मास का रेशियो क्या आने वाला है? 2:16, दैट इज 1:8। यहाँ मास का रेशियो क्या आने वाला है? 4:16। और सिंपल करो, 1:4,
4, कितना हो जाएगा और 16 आपका 1:4, और इसका क्या आने वाला है 6:16, 3:8, कितना 3:8। तो अब देखो आइसोटॉपिक फॉर्म आ गए अगर किसी एलिमेंट के, है तीनों ही हाइड्रोजन और तीनों ही वाटर कहलाएंगे, ये वाटर है, हैवी वाटर है, रेडियो एक्टिव वाटर है, ठीक है ना। तो आइसोटॉपिक फॉर्म आ गए, तो जो अभी बोल रहे थे कि एक ही कंपाउंड है जो हो उसमें मास का रेशियो क्या होगा फिक्स, लेकिन यहाँ मास का रेशियो क्या होगा डिफरेंट। हालांकि हम समझ रहे हैं इस बात को कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ए वाला हाइड्रोजन नहीं है, एक में ए वाला हाइड्रोजन और एक में ए वाला हाइड्रोजन है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन में ही काउंट किया जाएगा क्योंकि ये तीनों ही हाइड्रोजन हैं। जे है हाइड्रोजन, जे है हैवी हाइड्रोजन एंड ये है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। फिर से हम आपकी हेल्प के लिए, अच्छा मास नंबर तो लिखे ही हैं सबके, है ना। अब आप लोग कह रहे होंगे सर इसको P2 क्यों नहीं लिखा, कहीं नहीं मिलेगा, इसको F2 ही लिखा जाता है ना। तो इसकी लिमिटेशंस फर्स्ट हो गई। आइसोटॉपिक फॉर्म में वैलिड, द लॉ इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोटॉपिक कंपाउंड्स, है ना। ये फर्स्ट लिमिटेशंस हो गई। और सेकेंड लिमिटेशंस आने वाली है आइसोमर्स से। अब आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है, अब आपको केमिस्ट्री में धीरे धीरे करके आपकी नॉलेज रोज़ बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। हालांकि जो कुछ अभी हम बता रहे हैं वो बहुत लिमिटेड है, उसको एक्सटेंड करके उसी दिन बताएंगे जिस दिन वो टॉपिक आ जाएगा, फिर उसको बिल्कुल डिटेल से चलेंगे, ठीक है। अब आ गई आपकी आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होते हैं हम बताते हैं आपके। अगर कंपाउंड डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट कंपाउंड, और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो जाए, हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर डिफरेंट कंपाउंड हो और उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले क्या हो जाएं सेम, तो उनको हम क्या कहेंगे आइसोमर्स। इसको एग्जांपल से हम समझाते हैं। अगर आपके कंपाउंड्स डिफरेंट हो, अब आप कह सकते हो सर ये कैसे पॉसिबल है, अगर कंपाउंड डिफरेंट है तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी डिफरेंट ही होंगे, ये कैसे संभव है। केमिस्ट्री में सब संभव है, ठीक है, सब संभव है केमिस्ट्री में। जब कोरोना वायरस संभव हो गया, चीन ने एक ऐसा छोटा सा दुश्मन बना दिया कि भैया वो दिखता नहीं है, अगर दिख जाता तो कोई छोड़ता क्या उसको कोई नहीं छोड़ता उसे, है ना। उससे उल्टा भाग रहे हैं सब लोग, मिले रचना में। सब संभव है भैया केमिस्ट्री। अब वायरस मिला है तो उसकी वैक्सीन भी संभव है, वो भी केमिस्ट्री की वजह से ही है। नहीं, एल्कोहल आपको ये पता होना चाहिए, एथिल एल्कोहल एडिक्टिव नेचर का होता है, हैबिचुअल बनाता है, आपको उसकी आदत लगा देता है। मतलब उसको आप पियोगे नहीं तो आपको एंजाइटी होगी, इरिटेशन होगा, नींद नहीं आएंगी। हाँ हाँ हाँ, एथिल एल्कोहल शराब में डलता है उसका, ठीक है, लेकिन उसका कंसंट्रेशन 8 से या 10% होता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जो आपकी ब्रांडेड आती है उसमें पॉइंट में रहता है कंसंट्रेशन एथिल एल्कोहल को, दूसरी चीज़ें ज़्यादा होती है। तो लिकर तो बहुत ही ख़राब होती है, पीनी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसमें एल्कोहल है, वो एडिक्टिव बनाता है। लेकिन मिथाइल एल्कोहल पॉइजनस है नेचर में, ये ध्यान रखिएगा। तो ईरान में क्या हुआ था, ये शुरू में की बात है, जब कोरोना वायरस आई था तो सैनिटाइजर एथिल एल्कोहल से बन रहे थे, तो जो अभी आपने बात की ना वही हुआ था वहाँ पर। उन्होंने कहा जब ये वायरस मर जाता है तो उन्होंने कहा एल्कोहल से पी लो, कुछ लोगों ने कहा साबुन से मर जाता है, साबुन पी लो समझे। तो वहाँ पर ये हुआ, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी, लोगों ने एथिल एल्कोहल की जगह मिथाइल एल्कोहल पी लिया था, लाशें बिछ गई थी वहाँ पर, हज़ारों लोगों की डेथ हो गई थी, क्योंकि मिथाइल एल्कोहल कैसा है नेचर में, पॉइजनस है नेचर में। ये अभी आप चाहो तो नेट पे सर्च करते हो, ये ईरान की घटना है, तो यही होता है। तो चीज़ों को यही तो होता है कि नॉलेज होनी चाहिए हमें, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक्स में आते हैं। लिमिटेशंस ऑफ लॉ, सेकंड लिमिटेशन से आने वाली है, लिखिए इसमें सेकंड लिमिटेशन में वही पूरा है, पूरी लैंग्वेज वही है। इट इज़ नॉट वैलिड इन द केस ऑफ आइसोमेरिक फॉर्म, सॉरी आइसोमेरिक, हाँ आइसोटॉपिक तो हो गई, आइसोमेरिक
या द लॉ इज नो वैलिड, है ना, जैसे आप लिखना चाहो। द लॉ इज नॉट वैलिड in case of isomeric compounds अब आइसोमेरिक कंपाउंड्स किसे कहेंगे हम? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, है ना, हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन कंपाउंड दोनों डिफरेंट होंगे। तो अभी तो हमने बोला कि अगर कोई सेम फॉर्मूला वाला कंपाउंड होगा तो उसका रेशियो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अब देखना सेम फॉर्मूला होगा लेकिन डिफरेंट कंपाउंड आ जाएंगे, सब संभव है केमिस्ट्री में। देखिए कैसे हम बताते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर डाई मेथिल ईथर, विच कुछ दिनों में आप लोग ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड सब जान जाएंगे। ईथर, ईस्टर, एनहाइड्राइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एल्कोहल सब कुछ, ये होता है एथाइल एल्कोहल, जो लिकर्स वगैरह में होता है, ड्रिंकर्स जो ड्रिंक होती है उनमें होता है एथाइल एल्कोहल। तो ये है डाईमेथिल ईथर और ये है एथाइल एल्कोहल। डाईमेथिल ईथर और ये है एथाइल एल्कोहल, या इसी को बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल ही बोलते हैं। अच्छा, अगर सेम केमिकल कंपाउंड है तो उसमें एलिमेंट्स का मास का रेशियो क्या हो जाएगा, फिक्स। मतलब एक कंपाउंड जिस फॉर्म में है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, दूसरा उस फॉर्मूले में नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पर होने वाला है। चेक करो दोनों फॉर्मूले में दोनों ही अलग अलग है, ये ईथर है वो एल्कोहल है, दोनों अलग अलग है। चेक करो दोनों में कार्बन कितने हैं, कितने कार्बन दोनों में, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी कितने हैं, 2। चेक करो दोनों में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 5 1 6। चेक करो दोनों में ऑक्सीजन कितनी है। तो अगर हमने आपके सामने लिख दिया C2H6O तो आप बता पाओगे क्या कि ये डाईमेथिल ईथर है कि एथाइल अल्कोहल? हम नहीं बता सकते जब तक उसका एग्जैक्ट क्या ना लिखा हो फॉर्मूला। तो अभी हमने क्या बोला था कि सेम केमिकल कंपाउंड में जो मास का कंपोजिशन होता है वो डिफरेंट सेम होता है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि आपका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे एग्जिस्ट कर गया डिफरेंट कंपाउंड में। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो कंपाउंड भी ये दोनों सेम होने चाहिए थे ना, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद भी इन कंपाउंड जो है कैसे एग्जिस्ट कर गए, 2 अलग अलग कंपाउंड में एग्जिस्ट कर गए। एक है ईथर तो एक है एल्कोहल। जबकि अभी तक हम देख रहे थे कि कोई कंपाउंड का अगर फॉर्मूला है तो वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका कोई दूसरा कंपाउंड नहीं आना चाहिए। अब जैसे H2 है तो H2 अब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से दूसरा कोई है ही नहीं फॉर्मूला, कोई है नहीं। लेकिन ये फॉर्मूला देखा तो इससे कोई एक नहीं 2 कंपाउंड बन रहे, एक ईथर और एक। तो मास का रेशियो फिक्स होने के बाद भी कंपाउंड्स क्या हो गए, अलग अलग। नोट कर लीजिए और ये लॉ यहाँ पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लॉ में आते हैं हम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, डेफिनेट कंपोजिशन, डेफिनेट रेशियो, डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड होता है। और अब आते हैं हम आपके लॉ नंबर 3 में। हम है कोई डाउट? कोई डाउट से चले आएंगे। चलिए कौन सा लॉ है नेक्स्ट? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन ही बोल सकते हो, रेशियो बोल सकते हो, कंपोजिशन ही बोल सकते हो। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लिख लें, रेशियो लिख लें, कंपोजिशन लिख लें। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेशियो, कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए इस लॉ को किसने दिया था?
डाल्टन से, जॉन डाल्टन ने, है ना, सर जॉन डाल्टन भी बोलते हैं कई लोगों ने, है ना, रेस्पेक्ट देते हैं उनको, हाँ रेस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उन्होंने एटॉमिक थ्योरी फर्स्ट टाइम दी थी। गिवन बाय, चलिए हम भी रेस्पेक्ट ही से बात कर लेते हैं, सर जॉन डाल्टन। किसने दी थी फर्स्ट टाइम एटॉमिक थ्योरी? जॉन डाल्टन ने दी। और हमारे अगर हम जो ऋषि थे, जो इंडियन ऋषि मतलब इंडियन रिसर्चर, उसमें कौन था जिन्होंने सबसे पहले एटॉमिक, इनसे भी पहले बता दी थी, इनसे पहले क्या कई सालों पहले बता दी थी, कणाद। वो किनका? इसलिए नहीं आता क्योंकि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब फॉरेनर में हैं। चाहे ट्रेड का इंस्टीट्यूट देख लो, चाहे हेल्थ का इंस्टीट्यूट देख लो, चाहे एजुकेशन के फॉर्म में इंस्टीट्यूट देख लो। अब आपको डील करना है पूरे विश्व से, तो आप अगर विश्व के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो फिर वहीं पर अब ऐसा हो गया कि हम यहाँ जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, सेम पीरियोडिक टेबल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है। हम जो यहाँ पर कंपोजिशन पढ़ रहे हैं सेम वहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो हम जो एजुकेशन लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू पूरे विश्व को लेके चल रहे हैं पर, लेकिन अब हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। अब हेल्थ की जितनी भी चीज़ें बनेंगी WHO करेगा, ट्रेड की जितनी होंगी WTO करेगा, ऐसे भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, तो उनका ही राज चलता है अभी तक। और आप लोगों को शायद पता हो कि हमारे यहाँ पर जो अभी एजुकेशन पॉलिसी चल रही है ये अंग्रेज़ों के ज़माने की है। ये अभी हमारी एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं चल रहा है, ये फॉरेनर्स अंग्रेज़ों के ज़माने का है। अब चेंज आने वाला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है जो हमारी बनाई हुई होगी। और उसको किसने दिया था, हमें उन साइंटिस्ट का भी नाम पता है। ये जो एजुकेशन पॉलिसी है आपकी पॉलिसी, ये किसकी चल रही है? मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी चल रही है हमारे यहाँ पर। और इसको रातों रात पास कराया गया था। किसने पास कराया था उनका नाम याद नहीं आ रहा हमें, ठीक है, बाद में बताएंगे हम, ठीक है। चलिए, प्रेसिपिटेट का सीधा सा मतलब हम बहुत सारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जैसे हमने कहा यही देख लो, अब एक थोड़ी होती है। प्रेसिपिटेट का मतलब समझ लो पहले, ठीक है। कभी भी रिएक्शंस होगी और रिएक्शंस होने के बाद अगर पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट होके बॉल्स ऑफ द कंटेनर और बॉटम ऑफ द कंटेनर जमने लगे तो वो क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल है, डस्ट पार्टिकल्स वाला वाटर आया, उसमें आप एलम लगाओ, डस्ट पार्टिकल नेगेटिव चार्ज होते हैं और एलम से पॉजिटिव चार्ज निकलता है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से जुड़ जाएगा तो वे पार्टिकल्स हैवी होंगे और नीचे जाके चिपक जाएगा। आप देखते हो कि थोड़ी देर बाद वाटर क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है ना। दूसरा देखो, मिल्क में थोड़ा सा नींबू डालो, आप देखोगे फैट कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये भी क्या हुआ? एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन ही हुआ। ब्लड आपका फ्लो कर रहा है, इसमें एलम लगाओ, कुछ देर बाद ही जम जाएगा, ये भी क्या हुआ? आपका एक प्रकार का प्रेसिपिटेशन हुआ। और जैसे चूना है, उसमें आपने वाटर डाला तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। आप देखोगे कुछ देर इसको शांत रख दो तो ये जाके नीचे कहाँ जम जाएगा? वाटर में। ऊपर क्या हो जाएगा? क्लीन वाटर। तो प्रेसिपिटेशन तो एक प्रोसेस है, इसकी कई सारी रिएक्शन, एक रिएक्शन थोड़ी होती है प्रेसिपिटेशन की, बहुत सारी रिएक्शन है, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और आपका, हाँ वैसे एक ही नाम है, मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल रेशियो, मल्टीपल कंपोजिशन, ठीक है, ठीक है। ये लोग कहता क्या है, ठीक है ना, पहले लिख लो, लिख लिया ना, गिवन बाय सर जॉन डाल्टन, लिख लिया ना। अच्छा देखो ये लॉ क्या कहता है, इतना सा लॉ है अगर आप समझ लो। ये हमने कहा दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो एक बार ये कंबाइन हुए तो इन्होंने वाटर बनाया और दूसरी बार कंबाइन हुए तो इन्होंने बनाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ध्यान रखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड भी है। अगर आपको मान लीजिए कि कोई लिक्विड है उसको सड़ने से बचाना है तो उसमें आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दीजिए। जैसे देखिए हमने ये प्रिजर्वेटिव्स बनाया था अभी, सॉरी सैनिटाइजर बनाया था, तो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सस्ता आता है, बहुत सस्ता। में ये डालना ज़रूरी है पेरोक्साइड, नहीं तो फिर वाटर आपका वो सड़ जाएगा कुछ दिनों में, है ना, ये ध्यान रखिए। आप लोग बड़ी आसानी से सैनिटाइजर वगैरह सब बना लोगे एक बार जब आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन से, तो एक कंबाइन दो डिफरेंट फॉर्म में हो रहे हैं, एक बार रेशियो ऑफ 2:1 और एक बार रेशियो ऑफ 2:2। तो सेम एलिमेंट कंबाइन हुए। तो इसमें क्या कहता है ये लो, ये कहता है कि अगर एक एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन होता है, तो अब आप दोनों फॉर्मूले चेक करोगे तो बताओ फिक्स्ड मास किसका है?
दोनों में फिक्स मास किसका आ रहा है? हाइड्रोजन का। किसका फिक्स आ रहा है? यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है? 2 है। तो आपको कह रहे, और ऐसा एलिमेंट जिसका मास फिक्स नहीं है वो क्या है? ऑक्सीजन। तो ये लोग ये कहता है कि जब भी कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन होगा तो वो कुछ इस रेशियो में कंबाइन होगा कि उसका आपस में भी रेशियो क्या आएगा? सिंपल आएगा। देखिए हम बताते हैं, यहाँ कितना है और यहाँ कितना है? 32। तो फिक्स मास वाला हाइड्रोजन है, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये लोग फिक्स मास वाले के लिए नहीं है, ये दूसरे उस एलिमेंट के लिए है जो फिक्स मास से कंबाइन होता है लेकिन डिफरेंट। तो यहाँ 16 है, यहाँ 32। तो ये लोग यही कहता है कि जब ये फिक्स मास से कंबाइन होगा अलग अलग कंपाउंड में, जब उसके फिक्स मास से कंपाउंड होगा तो कुछ इस रेशियो में कंबाइंड होता है कि इनका रेशियो कैसा होता है? सिंपल होता है। तो किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं? 1:2 के रेशियो में। अलग अलग कंपाउंड में किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं? 1:2। अभी नहीं आया समझ? फिर से देखो, बड़े धैर्य सुन लो। ये लोग सब इतना कहता है कि अगर पर्टिकुलर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास से कंबाइन होगा तो वो दोनों में कुछ ऐसा रेशियो रखेगा कि वो आपस में जब आएगा तो वो कैसा रेशियो बना लेगा? एक सिंपल रेशियो बना लेगा। ठीक है, अभी लैंग्वेज से और समझाएंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, when टू, ये लॉ सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए है, ऐसा नहीं कि ऐसे हमने बोल दिया कि C6H12O6 3 एलिमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ कितने एलिमेंट के लिए है? 2 ही एलिमेंट के लिए। हाँ, 2 एलिमेंट कंबाइन होके चाहे जितने कंपाउंड बना ले। ठीक है, जैसे हमने बोला नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे भी बनाता है, 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 लेकिन सभी फॉर्मूले में देखो एलिमेंट कितने हैं? 2 ही हैं, एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऐसे 2 एलिमेंट्स का लॉ है। लिखिए, when two elements combine together, when 2 elements combine together to form, देखते जाइएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 कई बार आएगा, तो ए वाला 2 होगा और ए वाला 2 होगा। when 2 elements combine together to form 2 or more compounds, 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 then कॉमा लगा के लिखिएगा, then the masses one of the elements, then masses one of the elements, sorry, one of the element, not elements, then masses एक ही है, 1 की बात, then masses then the mass is one of the element which combine with the fixed mass of other element, fixed mass of other element। फिर इसमें कॉमा लगाइए, फिर लिखिए always bear
बियर नहीं लिखना, रखना, रखना, बियर मीन्स रखना, ये तो आप लिख लीजिए कंसिस्ट, ठीक है। देन द मास इज वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑलवेज बियर सिंपल, ऑलवेज बियर सिंपल और सिंपल मल्टीपल और सिंपल मल्टीपल रेशियो always be a simple or simple multiple ratio. Then the mass is one of the elements combined with the mass of third other element, always be a simple or simple multiple whole number ratio with each other देख लीजिए, हम फिर से एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स, दो ही एलिमेंट के लिए है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, then the mass is one of the element which combined with the fixed mass of other element always be a simple multiple whole number ratio with each other। देखो, अब सिर्फ आप लैंग्वेज को भूलो, अभी थोड़ी देर सिर्फ एग्जाम्पल को देखना है, ठीक है। हम एग्जाम्पल लिखते हैं। हमने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कितने एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं? 2। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2, कम से कम 2 या फिर उससे ज़्यादा। अभी हम ज़्यादा वाला एग्जाम्पल भी बताएंगे। फिर से देखो, व्हेन 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट कौन है हमारे? एक कार्बन है एंड ऑक्सीजन। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, आपस में, टू फॉर्म 2, कम से कम कितने? 2, और भी बना सकता है, और मोर कंपाउंड, देन मास इज वन ऑफ द एलिमेंट्स, वन ऑफ द, कोई वन होगा इसमें से। अब वन ऑफ द कौन? वो होगा जो किसी दूसरे के फिक्स मास से कंबाइन होगा। वन ऑफ द किसके लिए यहाँ पर आया है? देखिए, देन द मास इज वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो हम पहले उस वन ऑफ द एलिमेंट्स को पता करें वो कौन है, तो वो तब पता चलेगा जो हम फिक्स्ड वाला पता चलेगा। तो यहाँ देखिए 12, कार्बन का एक का कितना? 12, और यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना? 12, और यहाँ पर कितना? 13। तो देखिए, मास इज वन ऑफ द एलिमेंट्स, फिक्स्ड जिससे कंबाइन हो रहा है, तो फिक्स्ड वाला यहाँ पर कौन है? कार्बन। देन द मास इज वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो फिक्स्ड मास किसका है? तो वन ऑफ द एलिमेंट कौन हो गया हमारा? जे वाला, ऑक्सीजन वाला। अब ये आपस में कैसा रेशियो रखेगा? या तो सिंपल या एक मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। मल्टीपल फॉर्म 2, 4, 6, 8, 10 आ रही बात समझ में, और सिंपल में जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आ रही बात समझ में, ऐसा कोई रेशियो आएगा। ऑलवेज बियर, ऑलवेज कंसिस्ट, कैसा रेशियो? ऑलवेज बियर सिंपल, या तो सिंपल रेशियो आएगा या फिर सिंपल मल्टीपल। देखो यहाँ पर सिंपल मल्टीपल रेशियो आ रहा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 30, सॉरी 6 नहीं, 16 1 जा 16, और 16 2 जा 32। तो इनका रेशियो कैसा आ रहा है? सिंपल मल्टीपल रेशियो आ रहा है, यही है। अब देखो, इससे याद करोगे तो आपको डेफिनेशन जल्दी याद हो जाएगी। व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड, देन मास इज वन ऑफ द एलिमेंट्स which combine this with the fixed mass of other element, always bear simple और simple multiple whole number ratio with each other। इस लैंग्वेज से अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके, ठीक है। चलिए, देखिए, ये लैंग्वेज एग्जाम्पल से ही याद होगी, ऐसे याद नहीं होगी। तो चलिए आप लोग ही निकाल लीजिएगा, हम लिख देते हैं एग्जाम्पल बहुत सारे, आप लोग रेशियो निकालते जाइएगा। जैसे हमने लिखा वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। जिस वाटर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड का नाम हम यहाँ लिख देते हैं, लिख लीजिएगा, फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। हाइड्रोजन, दोनों ही हाइड्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं।
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब इनको पर ऑक्साइड क्यों कहते हैं, इनके पीछे भी लिंकेज का खेल होता है, वो हम समझाएंगे आपको। ठीक है, तो चलो इसका जल्दी से निकाल के दिखाओ हमें सब कुछ। हाँ निकल आया, चलो इतना फास्ट निकाल दिया। ओके ठीक है, और देते हैं और निकालो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बताओ, इनमें से पॉइजनस गैस कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड? ध्यान रखिएगा, ये सफोकेटिंग है, दम घुटाने वाली, लेकिन ये जान ले सकती है। ये आपकी हीमोग्लोबिन से कॉम्बाइन हो जाती है और रेस्पायरेशन को ये हिंडर करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है। ठीक है, हो गया, और करो, चलो और करो। ठीक है, अब देखो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, उन एलिमेंट के हम यहाँ मास लिख देते हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं आए। यहाँ हाइड्रोजन आया हुआ है 32, यहाँ पर कार्बन आया हुआ है, ऑक्सीजन आया हुआ है एंड सल्फर आया हुआ है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ एक नया मास आया, इसको याद कर लो। ठीक है, ऐसे याद हो जाने हैं आपको, रिपीट बार बार होना है तो। ठीक है, देख लेते हैं इसमें, तो 216 232, तो इनका सिंपल रेशियो क्या आ रहा है, 16:32 1:2। ठीक है, चलिए इसका देखें तो 12 कितना 16 और यहाँ पर 12:32, तो आपस में इनका देख ले 16:32 दैट इज 1:2 है ना। इसका देख लें तो 32 और इसका भी 32, फिक्स एलिमेंट्स यहाँ सल्फर में दिख रहा है, यहाँ पर 32 एंड 48, तो पकड़ते हैं इन वाले को 32 एंड 48, तो आपका 2 और एक 3 का। अब एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, आपने कहा सर ये तो सब आपने 2 2 2 वाले दे दिए, और आपने लिखा है कि 2 भी हो सकते हैं और मोर भी हो सकते हैं, तो देखते हैं। देखिए, एक का फिक्स होगा और दूसरा सिंपल रेशियो या मल्टीपल रेशियो लेके जाएगा, यही है। व्हेन 2 और 2 मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स, then mass is one of the element which combine with the fixed mass of other element, either we are simple or simple multiple ratio with each other। अब एक थोड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, चलिए, जिससे आपको ये लॉ बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। आपको पता है नाइट्रोजन कितने प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, ये क्वेश्चन कभी कोई पूछ लिया था, 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है वो। चलिए, तो इसका जो एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, इसमें लेना है हमें बाई टेकिंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ना, बढ़िया एग्जाम्पल है। चलिए, तो देखिए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हम बनाते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड, फिर हम बना रहे हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, फिर हम बना रहे हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, फिर हम बना रहे हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, फिर हम बना रहे हैं डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। देखो, पहले बात सुनो, इनके नाम याद करना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन फिर भी याद हो जाएंगे। देखिए, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, लेकिन इन दोनों के नाम याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस किसे कहते हैं पता है, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लाफिंग गैस है, अगर आप इसे स्मेल कर लोगे तो फिर आपको
अनकंट्रोल्ड, वो डिपेंड करेगा कितना अमाउंट में लिया है। हंसी आएगी, जबड़े आपके थक जाएंगे, आपको लगेगा कि हम पकड़ लें, लेकिन थक जाओगे, हंसते थे मुँह सूज जाएगा। अरे बात समझ में, तो कम लोगे तो ठीक है। और कैसे ली जाती है ये पता है किसको दी जाती है? वो डेंटिस्ट देते हैं छोटे बच्चों को, बहुत कम क्वांटिटी में। वो दांत मौनी खोलते हैं ना अपना, तो डेंटिस्ट उनके मुंह को देखने के लिए थोड़ी सी ऐसे बलून में भरते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर उसके मुंह में जाकर थोड़ी सी छोड़ देते हैं। ठीक है, ज़्यादा छोड़ देंगे तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी। तुम लोगों को लगेगा अब तो भैया क्या करेंगे कि हमारा मुँह शांत हो जाए, जबड़े दर्द करने लगेंगे। ज़्यादा नहीं लेना है ना कभी। माइंड को अनकंट्रोल करती है, आपको फील कराती है अंदर से, मतलब प्लेजर फील नहीं होगा, लेकिन लगातार माइंड आपका हंसेगा, आपका लगातार आपको हंसी आएगी। लाफिंग गैस कहते हैं इसे, ठीक है, इसे कॉल लाफिंग गैस। ये है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और दूसरी ये, इसका कोई खास यूज नहीं है, लेकिन नाम याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। किसका फिक्स दिख रहा हमें? इसका फिक्स दिख रहा कि नहीं दिख रहा? चलो देखते हैं, ठीक है। तो अब हम इनका यहाँ पर रेशियो लिखते हैं, प्रोपोर्शन लिखते हैं, कंपोजिशन लिखते हैं। देखिए नहीं पता हो तो बता देते हैं हम साइड में। नाइट्रोजन 7 14, क्लियर है, और ऑक्सीजन 8 16, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर कितना आया, 28 16, ठीक है। यहाँ पर कितना आया, 14 16, यहाँ पर कितना आया, 28 48, क्लियर। यहाँ पर कितना आ रहा, 28 64, और यहाँ पर कितना आ रहा आपका, 28 एंड आपका 72। अब आप लोग इसमें चेक करो कि किसका कंपोजिशन फिक्स है। ये क्या आ गया? अब इसमें आप ये चेक करो कि इसमें किसका कंपोजिशन फिक्स है। सर नहीं दिख रहा किसी का भी, तो ये तो लॉ ही गलत हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, किसी एक एलिमेंट का रेशियो क्या चाहिए, फिक्स चाहिए, और दूसरे का सिंपल होना चाहिए। तो ये तो सर आप पूरा प्रिंसिपल ही गलत हो गया, पूरा आपने लॉ ही गलत हो गया हमारा, या फिर आपने गलत एग्जाम्पल लिखवा दिया। सर एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए इसको, आप अपने माइंड में क्रॉस चेक कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको सही तरीके में ले जाना पड़ेगा। देखिए हमें एक एलिमेंट का मास फिक्स चाहिए। अब किस एलिमेंट का मास फिक्स करें हम, ये हमें करना पड़ेगा। तो पहले नंबर हम ये देख लें कि यहाँ पर कौन सा है। अच्छा यहाँ वो भी अभी आप नहीं देख पाओगे। अच्छा यहाँ से अगर हम चेक करें तो फिर रेशियो क्या होगा, एक मल्टीपल के फॉर्म में चला जा रहा है आपका। 16 3 जा 48, 4 जा 64, 5 जा 80, एक रेशियो में जा रहा है, लेकिन फिर भी वो एक सीक्वेंस नहीं आ रहा। तो देखो हम इसमें क्या करेंगे, किसी एक का मास फिक्स करेंगे। लिखिए यहाँ पर बाई फिक्सिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन, बाई फिक्सिंग द मास ऑफ नाइट्रोजन, हम इनमें सब में नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर देंगे। क्यों हमने नाइट्रोजन ही क्यों पकड़ा? वो इसलिए पकड़ा क्योंकि नाइट्रोजन में लगभग सभी का मास फिक्स है एक जगह छोड़ के, दैट इज इन 14। तो देखिए हम सब में इसका मास फिक्स कर देते हैं, और वो हम कर देते हैं 28। कैसे होगा सर देखते हैं। यहाँ 28 पहले से, तो हमने लिखा 28 16। अब यहाँ हमें इसका मास क्या करना है, फिक्स, पर ये तो है 14, तो हम इसको फिक्स ले जा रहे हैं, इसको हम डबल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 28।
तो पक्का है अगर इसको डबल करेंगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल ही करना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 28 एंड 32। तो ये वाला हमारा हाईलाइट पॉइंट है क्योंकि इसी बेस के मास को हमने यहाँ पर 28। उसके बाद तो सब में फिक्स आ गया ना, तो अब सबको लिख दें हम। देखिए 28 48 जी इसका हो गया 28 64 एंड फाइनली 28 एंड 80। क्या मास फिक्स हो चुका है, हमने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया। When two elements combine together to form two or more compounds, तो यहाँ हमें दिख गया एग्जाम्पल एक कैसा है, मोर कंपाउंड्स वाला एग्जाम्पल। टू और मोर कंपाउंड्स, देन मास इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। ये किसका लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का, और ये किसका लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का। देन मास इज वन ऑफ द एलिमेंट्स विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, आइदर बी ए सिंपल रेशियो और सिंपल मल्टीपल होल नंबर रेशियो। तो अब अगर हम यहाँ पर हम रेशियो लिख दें, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन लिख दें, तो बताइए कितना हो रहा है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5, यही आया, यही है। 16 2 जा 32 3 जा 48 4 जा 64 5 जा 80। देन मास इज वन ऑफ द एलिमेंट्स which combine with the fixed mass of other element, either be a simple or simple multiple whole number ratio। एक सिंपल मल्टीपल होल नंबर रेशियो आ गया आपके पास में, 1 2 3 4 5, और आप सिंपल रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। मल्टीपल में कैसे मानते हैं हम, जब आ जाता 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये सिंपल मल्टीपल डिवीजन जरूर चल रहा है आपका, 16 32 48 64 और 80। ये यहाँ तक समझ में आया। मैं कहीं डाउट, सिफा दीपा स्वाति, यहाँ पर अंश सिद्धार्थ क्लियर है। फिर से हम एक बार बता देते हैं, व्हेन टू elements combine together to form 2 or more compounds, then mass is one of the element which combine with the fixed mass of other element, either be a simple or simple multiple whole number ratio with each other। नोट करिए, हो गया सबका, चलो ठीक है, स्कूल जाना है ना, चलिए ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ पूछो। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती सर, कार्बन को तो सर 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ता है स्टेबल होने के लिए। ये एक्सेप्शनल कंपाउंड है, इसमें क्या होता है ना, कुछ इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है आपकी। देखिए ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, ठीक है। तो पहले नंबर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ये, और ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 आपके इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बॉन्ड बनाता है डबल बॉन्ड। फिर ये क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। अब ये क्या होता है ना, लेविस का रूल कहता है कि सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके पास भी 8 हो जाते हैं, 2 और 2 4 2 6 और 2 8, और इसके पास भी 8 हो जाते हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो इसमें जो बॉन्डिंग होती है ना एक्सेप्शनल केस में है। इसी प्रकार तो इसमें बॉन्डिंग नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, एक्सेप्शनल बॉन्डिंग। तो एक्सेप्शनल बॉन्डिंग भी हम आपको बाद में बताएंगे। चलिए ठीक है, तो कल आप लोग कम से कम